लेट्स टॉक अबाउट इरिगेशन। देखिए इरिगेशन क्या होता है, मतलब सिंचाई करना, ठीक है, कि जो आपके फार्म फील्ड्स हैं, ठीक है, खेत हैं, उनमें पानी की सप्लाई करना। आपने एक बार वहां पर सीड ग्रो कर दिया, देन जब थोड़ा ग्रोथ होना शुरू होगा तो सिंचाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन कैसे होती है? वाटर से होती है। तो वाटर के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, ठीक है। नाउ इन इंडिया रेन फेड एग्रीकल्चर, यस, इन इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा है? बेसिकली रेन फेड मतलब पूर्ण रूप से बारिश पर निर्भर करता है ना। लोग बोलते हैं कि बरसात आएगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश हुई, सुना होगा आपने, न्यूज में भी कई बार चल रहा होता है। जैसे कुछ इलाकों में अगर बारिश ना हो तो क्या होता है कि ड्राइनेस की वजह से ही फसलें ग्रो नहीं कर पाती हैं, ठीक है, न्यूज में भी बहुत आती हैं ऐसी चीजें। तो कहने का मतलब है बहुत सारी क्रॉप्स हैं इंडिया में जो मॉनसून पर जिनकी ग्रोथ डिपेंड करती है, ठीक है। हेंस इंडिया का एग्रीकल्चर इज रेन फेड एग्रीकल्चर, ओके। नेक्स्ट इज सेवरल इरिगेशन सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ वाटर रिसोर्स, ओके। देखो सेवरल इरिगेशन सिस्टम्स हैं, बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम्स हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड जब हमने शुरुआत की थी इस लेक्चर की, ठीक है। तो एक टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको कहा था बहुत सारे इरिगेशन के सिस्टम्स होते हैं। किस बेसिस पे बनाए गए हैं सिस्टम? बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ वाटर रिसोर्स, कि कौन सा वाटर का रिसोर्स यूज करेंगे उसके आधार पर ये सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है। देयर आर 4 काइंड ऑफ सिस्टम्स। फर्स्ट वन इज वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स, टैंक्स। इसके अलावा और भी हो सकते हैं लोकल लेवल पे, बहुत सारे जैसे छोटे छोटे चेक डैम बना लिए जाते हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, लेकिन मेनली ये कुछ सिस्टम्स मैंने कंसीडर किए। जरूरी नहीं है ये 4 ही सिस्टम होंगे, वाटर रिसोर्सेज के बेसिस पे हैं कि कुएं का पानी इस्तेमाल करोगे, कैनाल से पानी आ रहा है, या रिवर्स का पानी, रिसोर्स हो गया ना ये, ठीक है, कि वाटर का रिसोर्स कुआं है, नदी है, या क्या रिसोर्स है, उसके आधार पर आप पानी को सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। लाइक वेल्स की बात करें तो 2 तरह के वेल्स होते हैं, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। देखो डग वेल्स क्या होते हैं? वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा। डग वेल्स होता है कि जो वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा होता है, मीन्स डग वेल की थोड़ी सी खुदाई की होगी और वहां पे पानी होगा, ठीक है, थोड़ी सी खोदी हुई जगह होगी ना, मतलब गहरी सी, और उसमें पानी होगा और डायरेक्टली आप उस पानी को यूज कर सकते हैं। दैट इज डग वेल स्ट्रेटा। ट्यूब होता है कि डीप स्ट्रेटा, ये थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा खुदाई होगी, बहुत डीप होगा और उससे आप पानी को यूज करोगे। तो इसमें बेसिकली पंप्स लगाए जाते हैं, जैसे टुल्लू पंप का सिस्टम आपने सुना होगा। सो वो पंप्स क्या करेंगे? वाटर को ऊपर खींच के लेके आते हैं। नेक्स्ट इज कैनाल्स। देखो कैनाल्स में क्या होता है, एक पूरा सिस्टम वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कैनाल है और वही सप्लाई कर देगी सबको, है तो एक, लेकिन उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो एक नेटवर्क बन गया है, मतलब एक सिस्टम क्रिएट हो गया है कैनाल्स का। फ्रॉम वन रिजर्वायर, कोई एक रिजर्वायर है, बहुत बड़ा पानी का भंडार होगा जहां से पानी आएगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कैनाल्स में ही मान लीजिए एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वहां से एक नदी निकली, ठीक है, अब वही बहुत सारी ब्रांचेस में बंट गई, उस तरह से एक कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। एक रिजर्वायर है लेकिन सिस्टम बन जाता है आगे चल के। उसके बाद रिवर्स। देखो रिवर्स में हमें एक पर्टिकुलर सिस्टम, दैट इज रिवर लिफ्ट सिस्टम मिलता है। इसमें क्या करना है? लिफ्ट क्या होता है? उठाना, ठीक है। तो जो पानी है उसको डायरेक्टली हम रिवर से उठाएंगे, कनेक्ट करेंगे रिवर से अपने फील्ड्स की तरफ को, ठीक है। नेक्स्ट इज टैंक्स। टैंक होते हैं, देखे होंगे आपने, वाटर स्टोरेज टैंक, सीमेंटेड टैंक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, वो बनाए जाते हैं, ठीक है। ये स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर्स होते हैं, मतलब इनमें रिवर्स, कैनाल्स और वेल्स के मुकाबले में टैंक्स में पानी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि इन मॉडर्न टाइम्स, यस, इसके अलावा एज आई हैव टोल्ड यू कि और भी बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम्स हो सकते हैं। लाइक मॉडर्न टाइम्स में आजकल इन तरीकों का कम इस्तेमाल है, ज्यादा तरीके रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो बारिश का पानी उसको इकट्ठा कर लिया जाता है एक जगह पर, है ना, वही खुदाई करो, एक पॉन्ड की तरह बना दो स्ट्रक्चर और उसमें वो वाटर इकट्ठा होता रहेगा, फिर उसको सिंचाई के लिए यूज कर लीजिए, जैसे चेक डैम्स बनाते हैं ना छोटे छोटे, ठीक है, खेतों में। नेक्स्ट इज वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम है एक, ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे इरिगेशन किया जाएगा एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इरिगेशन, ओके।
क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंडर थर्ड मेथड। फर्स्ट टू क्या थे, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड था फर्स्ट वन, सेकंड वन जो है वो रिलेटेड था इरिगेशन से, और थर्ड मेथड इज रिलेटेड टू क्रॉप पैटर्न, कि फसलें उगाने का एक पैटर्न कैसा होना चाहिए। हर एक चीज का एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट होता है, ठीक है। तो इसका फसलें उगाने का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करके ही हमें फसलों को उगाना चाहिए। ओके, सो देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स related to different crops. There are different ways of growing the crops. Okay, so here are three different ways of growing the crops. First is mixed pattern, second is inter pattern, and third is crop rotation. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस ईच मेथड वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉप पैटर्न की, ठीक है। देखिए, मिक्स्ड नाम से ही पता चल रहा है मिक्स का मतलब क्या होता है, कि दो या दो से ज्यादा चीजों को आपने मिक्स करा हुआ है। एक चीज तो मिक्स नहीं होगी, दो या उससे ज्यादा चीजों को मिक्स करना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्रॉप पैटर्न की बात हो रही है, तो दैट मीन्स फसलों की मिक्सिंग है। ओके, फसलें ऐसा नहीं है कि अब आपने सोयाबीन का बीज लगाना है और सपोज कीजिए मटर का बीज लगाना है, तो आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया और देन खेतों में फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसका जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मिक्स मतलब दो क्रॉप्स को एक साथ, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। दो या दो से ज्यादा जो भी ये हैं पोर्शंस हैं, उनको आपने एक ही लैंड के टुकड़े में इकट्ठे लगाना है, समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम, अब आपको समझ आएगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा है आपके पास। अब मान लीजिए उस टुकड़े में आप दो खेत बना दीजिए, ठीक है। उस टुकड़े के, एक जमीन का टुकड़ा है, आप उसके दो हिस्से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ सेम पीस ऑफ लैंड, सेम पीस लैंड का होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप दो हिस्से कर दीजिए, एक हिस्से में व्हीट लगा दीजिए, एक हिस्से में ग्राम लगा दीजिए। ओके, तो बात तो वही हो जाएगी। सो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न, कि एक फसल आपने कोई और लगा दी, दूसरी कोई और लगा दी, दैट इज मिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मिक्स्ड क्रॉप पैटर्न, इसके फायदे क्या होते हैं। इसके फायदे होते हैं रिड्यूस रिस्क, मान लीजिए रिस्क कम है, कैसे रिस्क कम है वो भी देखते हैं, और इंश्योरेंस है। रिस्क कम होता है जब दो फसलें लगा देते हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, एक ना एक तो टिक ही जाएगी। और इंश्योरेंस का भी वही मतलब है कि अगर एक फसल आपकी ना चले, ना ग्रो कर पाए, फेलियर हो गया अगर एक क्रॉप का, तो दूसरी तो चलेगी ही चलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये है मिक्स क्रॉप पैटर्न, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, चाहे आप थोड़ा सा लगा लो व्हीट और ज्यादा लगा लो ग्राम, ठीक है, या रिवर्स कर दो, ऐसा भी हो सकता है। एक यहाँ पे डेफिनेट पैटर्न नहीं है, बस एक सेम टुकड़ा होना चाहिए जमीन का। नेक्स्ट इज इंटर पैटर्न या इंटर क्रॉपिंग पैटर्न। क्या होता है, देखिए, इसका मतलब होता है दैट सेम यही चीज आएगी, दैट ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स, बिकॉज इंटर का मतलब ही होता है दो या दो से ज्यादा अलग क्रॉप्स, ठीक है। इंटर का मतलब भी यही होता है, बट फर्क क्या है दोनों में। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड, खेत भी सेम होना चाहिए। यहां पे था कि सेम टुकड़ा हो लैंड का, अब उस टुकड़े में आप दो खेत बना दीजिए, वो मिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन यहां पे है कि सेम फील्ड, खेत भी एक ही होना चाहिए इन अ डेफिनेट पैटर्न, और एक पैटर्न होना चाहिए उसका। जैसे बहुत सारा आपने देखे भी होगा, सपोज कीजिए ये खेत है, ठीक है, पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न। अब मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल है जैसे सोयाबीन और मेज, ठीक है, मतलब सोयाबीन और मक्का। तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये सोयाबीन ग्रो कर दी मैंने, ठीक है, ये सोयाबीन है 2 रोज में। अब इसके बाद मैं ग्रो करूंगी यहाँ पे मक्का, मेज, ठीक है। देन अगेन मैंने यहां पे सोयाबीन ग्रो कर दी और यहां पे मक्का ग्रो कर दिया, या कोई तीसरी अलग क्रॉप ले लीजिए। तो इस तरह से एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रोथ करनी है यहाँ पे, ठीक है, इंटर पैटर्न में। और इसमें क्या होता है, जो मिक्स है, सपोज कीजिए पीस ऑफ लैंड है कोई भी, आपने इसका इतना सा हिस्सा, जरूरी नहीं है इक्वल पार्ट्स, मान लीजिए इतना हिस्सा है, मुझे ज्यादा गेहूं चाहिए तो मैंने यहाँ ज्यादा वाले हिस्से में गेहूं ग्रो कर दी, सेम टुकड़ा है ना लैंड का, ठीक है, उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक जगह व्हीट ग्रो कर दीजिए, दूसरी जगह आपने चना ग्रो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न है, 1 by 1 रोज बनी हुई है। ओके, सो फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप, एक फसल की
2 या 3 रोज होंगी, देन फ्यू रोज ऑफ सेकंड क्रॉप, देन दूसरी की कुछ होंगी, ठीक है, फिर से थोड़ी सी सोयाबीन लगा दो या तीसरी कोई अलग क्रॉप लगा दो। इस तरह से एक डेफिनेट पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। सो डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, अब देखो अगर एक फसल अलग है तो दूसरी फसल अलग है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट जो है न्यूट्रिएंट्स की वो अलग अलग होंगी। तो ये चीज बड़ी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जब अलग, अब देखो मान लीजिए एक बहुत बड़ा गांव है, सभी पानी पीने वाले लोग हैं, अगर सभी एक ही चीज के पीछे भागते हैं, जैसे सबको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो उस चीज का यूटिलाइजेशन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बांटना पड़ता है सबको। मतलब आप इतना खुला यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, खुले दिल से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अगर बहुत ज्यादा लोग उसको कंज्यूम करने वाले हैं। यहां पे फसलें अलग अलग हैं, इन्होंने अपने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने हैं, दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा कंजप्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का और बहुत अच्छे से होगा। डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होने की वजह से क्या होगा कि दोनों अपने अपने न्यूट्रिएंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्व कर पाएंगे। ओके, सो इस तरह से होगा, ये अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करेगी, ये अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करेगी क्रॉप। ओके, सो एग्जाम्पल है लाइक सोयाबीन एंड मेज, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो भी आप ग्रो करना चाहें, बट डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी तो पेस्ट से भी बचा जा सकता है। अगर मान लो एक फसल में पेस्ट लग गया तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी को हार्म करने वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन, थर्ड मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। अमूमन तौर पर यह मेथड फॉलो किया जाता है, लाइक ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड। कोई एक टुकड़ा है जमीन का, उसमें आपने अलग अलग फसलें उगानी है इन प्री प्लांट सक्सेशन, पहले से प्लान किया होगा उस सक्सेशन के अकॉर्डिंग। मतलब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने ऐसा नहीं करना है कि एक जमीन का टुकड़ा और उसमें आपने अलग अलग फसलें उगानी है, ऐसा नहीं है। इसमें अकॉर्डिंग टू सीजन है क्रॉप रोटेशन में। जैसे एक साल में हम 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं। मान लो 3 महीने तक एक फसल चलेगी, फिर उसी खेत में आप दूसरी कोई और फसल लगा दो। आमूमन तौर पर ऐसा किया जाता है कि हम, ऐसा तो है नहीं पूरा साल भर एक खेत में एक ही फसल उगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सीजन हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो उसी का मतलब है क्रॉप रोटेशन, साइकिल बन गया ना एक, पहले 3 महीने ये वाली फसल, दूसरे 3 महीने ये वाली फसल, तीसरे महीने ये वाली फसल, फिर अगले साल फिर से वही सर्कल रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बात हुई है। अब बोलते हैं चॉइस ऑफ क्रॉप डिपेंड्स अपॉन, लेकिन जो क्रॉप की चॉइस है वो डिपेंड करती है 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट इज मॉइस्चर एंड इरिगेशन। किस पे डिपेंड करती है? मॉइस्चर पे और इरिगेशन पे। तो इसका एडवांटेज क्या है क्रॉप रोटेशन का, कि हम ज्यादा फसलें उगा सकते हैं। एक साल में 3 से 4 बार पूरी अलग अलग फसलें बढ़िया ग्रो हो जाएंगी लार्ज अमाउंट में, ठीक है। इसका फायदा क्या था कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वाली होंगी, तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन हो जाएगा अलग अलग क्रॉप्स के द्वारा, और पेस्ट से भी बचा जा सकेगा। इसका एडवांटेज क्या था कि रिस्क कम होगा और इंश्योरेंस मिल जाएगी। मतलब एक अगर फसल खराब हो भी गई तो दूसरी तो ग्रो करनी है, तो फायदा ही है, ठीक है। So इस तरह से these are some 3 different cropping patterns.